हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा था कि फूड क्या होता है और फूड के डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या होते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारा फूड होता है जो कि हमें एनर्जी देता है, उसमें ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं उस फूड में जिसकी वजह से हमें को रिक्वायरमेंट होती है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, आउट ऑफ द कंट्री नहीं जा रहे हम लोग, इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, और उस स्टेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ अलग अलग स्टेट में जो हमारा फूड आइटम होते हैं वो डिफरेंट खाए जाते हैं। जैसे कि यूपी में देखो तो उनके फूड आइटम्स कुछ अलग होंगे, साउथ की साइड चले जाओ तो ज्यादातर डोसा, इडली, सांभर, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं, है ना। एंड इसके अलावा अलग अलग बंगाल में चले जाओ तो राइस एंड फिश वहां पे बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो अलग अलग रीजन या फिर कह लो कि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग फूड आइटम्स को खाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के चले, सम कॉमन मील ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अगर हम डिफरेंट रीजन्स की बात करें या फिर हम स्टेट्स की बात कर लें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब की, ठीक है। इससे हमें ना थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि फूड आइटम्स अलग अलग क्यों होते हैं और वो हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो आइटम्स ऑफ ग्रेन्स, जो अनाज होता है वो सबसे ज्यादा पंजाब में मक्की खाई जाती है। मक्का जो होती है, आपने सुना भी होगा, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, है ना। तो मक्की सबसे ज्यादा अनाज में खाई जाती है, इसको मक्का भी बोलते हैं। आइटम्स ऑफ दाल, दाल में सबसे ज्यादा यहाँ पर राजमा खाया जाता है, जिसको हम किडनी बीन्स बोलते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो सरसों का जो साग होता है वो सबसे ज्यादा खाया जाता है यहाँ पर। एंड अदर्स, अगर हम दूसरी चीजों की बात करें यहाँ पर, तो घी बहुत ज्यादा यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं जो भी पंजाब में रहते हैं। तो घी हो गया या फिर कर्ड हो गया, तो ये सारी चीजें बहुत खाते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में अगर हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो राइस ज्यादा खाया जाता है। अगर हम दाल की बात करें तो यहाँ पर एक तुअर की दाल होती है जिसको हम अरहर की दाल भी बोलते हैं, तो वो और रसम हो गया, ये ज्यादा खाया जाता है। वेजिटेबल्स में हम बात करें तो वहां पर एक कुंदरू की सब्जी होती है, बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में पता होगा। वेजिटेबल्स में कुंदरू की एक सब्जी होती है, ये ज्यादा खाई जाती है। एंड अदर्स की हम बात करें तो यहाँ पर ना पिकल, अचार बहुत खाया जाता है। एंड इसके अलावा घी हो गया या फिर बटर मिल्क हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा खाई जाती है। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, आप भी पूछोगे कि ये सारे के सारे फूड आइटम्स की हम क्यों बात करेंगे। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट खाना खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, जो भी हम फूड आइटम्स बना रहे हैं वो भले कोई से भी स्टेट्स में हो तो वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के बना है। इंग्रेडिएंट्स हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, है ना, जो भी आइटम्स हम फूड में यूज करते हैं। अब हम जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसकी, है ना। तो रीजन्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे जो चीज की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है वही चीज ज्यादा खाई जाती है। बट आपको पता है कि हमारी बॉडी को बहुत सारे कंपोनेंट्स की, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें चाहिए। वो भले हम कोई से भी रीजन में रह रहे हो, हमें वो चीजें तो चाहिए ही चाहिए। हो सकता है जो राइस में हमें चीज, आंध्र प्रदेश में राइस ज्यादा खा रहे हैं तो हो सकता है कि राइस में हमें जो चीज मिल रही है वो कोई दूसरे फूड आइटम में वही कंपोनेंट हमें मिल रहा हो, लेकिन वो दूसरे रीजन में खाया जा रहा हो। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। देखो, हमारा जो फूड आइटम होता है उसमें ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा होती है। देखो, अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि डिफरेंट रीजन्स जो होते हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे फूड आइटम, मान लो आंध्र प्रदेश में जो चीजें खाई जा रही हैं उसमें अलग चीजें होंगी और जो पंजाब में खाई जा रही हैं उसमें अलग चीजें होंगी, ऐसा नहीं है। सब जितने भी फूड कोई से भी रीजन में खाए जाए उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि हर जगह, पूरी इंडिया में या फिर आउट ऑफ कंट्री कहीं पर भी ले लो, हर जगह पर
सेम होंगे और कॉमन होंगे, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी की बेसिक नीड होती है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स। देखो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिना न्यूट्रिएंट्स के हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखो ऐसे जो भी कंपोनेंट्स होंगे जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, देखो हमारी बॉडी को अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। ग्रो करने के लिए अलग कंपोनेंट चाहिए, एनर्जी के लिए हमें अलग कंपोनेंट चाहिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए हमें कुछ अलग कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो और जो खाने का डाइजेशन होता है उसके लिए हमें अलग कंपोनेंट्स चाहिए। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, यही कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमारे फूड में पाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक स्टेट में ही जो फूड होगा उसमें पाए जाएंगे, जितने भी स्टेट्स ले लो, आउट ऑफ कंट्री ले लो, कहीं पर भी ये सारे के सारे फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं। Okay, next point is the major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals। जो मेजर फूड होते हैं, मतलब मेजर जो हमारे कंपोनेंट्स है, जो सबसे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन कौन से होते हैं हमारे फूड के अंदर? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं हमारी बॉडी, हमारा जो फूड है उसमें, एंड वाटर भी होता है। ठीक है, अभी जो हमारे डाइटरी फाइबर एंड जो वाटर होता है, ये डाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है। वाटर तो वैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या है, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो कि हमने पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें। तो इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? मान लो कोई फूड आपको दे दिया और आपको बोला कि ये इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो आप उसको कैसे टेस्ट करोगे? तो वो टेस्ट के लिए हमने कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। तो वो क्या है ना, उन मेथड्स को यूज करके हम ये चीज टेस्ट कर सकते हैं कोई भी फूड आइटम में कि उसमें वो कंपोनेंट है जिसको हमें टेस्ट करना है कि नहीं है। लेट सपोज कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है, तो वो है कि नहीं है, तो उसके कुछ मेथड्स हैं, वो अब हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जो हमारे टेस्ट हम करेंगे उसमें हमें कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी टेस्ट करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से केमिकल्स हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन ऑफ सोल्यूशन में क्या करना है, कुछ नहीं है, उसमें नॉर्मल हमें आयोडीन ही चाहिए, और इसके साथ हम कुछ वाटर ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। आयोडीन प्लस वाटर को मिलाएंगे, एक सोल्यूशन बन जाएगा। उसी सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। कॉपर सल्फेट को हम अगर इसका नेम दें तो CuSO4 भी बोलते हैं हम इसको। कॉपर सल्फेट भी हमें चाहिए, ये हमें चाहिए होगा आगे, ये तो हमें स्टार्च के टेस्ट के लिए चाहिए, जो हमारा सोल्यूशन ऑफ आयोडीन है। तो हम नेक्स्ट हमारा हो गया कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है इसको हम CuSO4 भी बोलते हैं। ये जो हमारा CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट जिसको हम बोलेंगे, ये हम प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें जरूरत पड़ती है। एंड जो हमारा आयोडीन सोल्यूशन होता है, ये हमें जो हमारे स्टार्च है कि नहीं, स्टार्च बोल लो या फिर ग्लूकोज बोल लो, कोई भी फूड में है या अवेलेबल या नहीं है, तो उसके लिए हमें सोल्यूशन ऑफ आयोडीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अच्छा, प्रोटीन के जो टेस्ट होता है उसके लिए हम कास्टिक सोडा के भी यूज करते हैं। ओके, तो कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं NaOH, इसमें जो हमारा कॉपर सल्फेट होगा, इसमें लगभग हमें 2 जो ग्राम है वो चाहिए हमें कॉपर, और इसके अलावा हमें वाटर चाहिए लगभग 100, ठीक है, ml के लगभग हमें वाटर चाहिए होता है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वो जो सोल्यूशन बनेगा, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट, उसको हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बोलते हैं। और हमें इसके अलावा चाहिए है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा में क्या होगा, लगभग वही 2 ग्राम्स जो होगा, हमें 2 ग्राम्स हमें चाहिए कास्टिक सोडा। और
इसके अलावा हमें लगभग 100 ml, वही मैंने जो अभी बताया, इसमें ऊपर वाला जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन होगा, वो भी हमें किसके लिए चाहिए, वो हमें चाहिए प्रोटीन के टेस्ट के लिए। तो ये मतलब कि ये दोनों हमें प्रोटीन के टेस्ट के लिए चाहिए, और ये हमें चाहिए हमारा स्टार्च अवेलेबल है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। जब हम टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो स्टार्च एंड ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। तो वो उसके टेस्ट के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है। अब हम टेस्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसका टेस्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर कोई भी फूड आइटम है उसमें स्टार्च अवेलेबल है क्या नहीं है, या फिर हम सीधी सीधी बात करें कि कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है या नहीं है हमारे फूड आइटम में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी फूड हमें टेस्ट करना है वो फूड लेंगे, और उस फूड में लेट सपोज हमने ले लिया पोटैटो ले लिया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पोटैटो को आधा कट किया, ठीक है, ये हमारा पूरा पोटैटो था, तो हमने हाफ कट किया। कट करने के बाद में हम इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स, कितनी 2 to 3 ड्रॉप्स ओनली आयोडीन सोल्यूशन जो हमने अभी देखा था, आयोडीन सोल्यूशन की जब हम इस पे ड्रॉप्स को हम डालेंगे तो ये इसका जो कलर है ना वो किस तरीके का हो जाएगा, या तो फिर ब्लू हो जाएगा या फिर किस तरीके का हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर अगर इसमें आता है या फिर डार्क ब्लू कलर आ जाता है, तो उस केस में इस फूड में हमारे स्टार्च अवेलेबल है। तो सिंपल सा, इसमें कोई टेस्ट में कुछ भी नहीं करना, बस जो भी फूड आइटम है उसको कट किया अच्छे से ताकि हम अंदर से टेस्ट कर सके। कट करने के बाद उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हमने आयोडीन सोल्यूशन की डाली, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसमें स्टार्च अवेलेबल है, अदरवाइज उसमें स्टार्च अवेलेबल नहीं होगा अगर ये कलर नहीं आता है तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो भी हमारा प्रोटीन अवेलेबल होता है किसी फूड में या नहीं, उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोटीन के टेस्ट की, कि अगर कोई भी हमारा जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन अवेलेबल है या फिर प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, ये हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो जिस भी फूड आइटम्स को हम टेस्ट करना चाहते हैं प्रोटीन के लिए, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसको हम एज इट इज़ नहीं लेंगे। उसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको पीस लेंगे, ठीक है। तो हम उसको ग्राइंड करेंगे, उसका एक पाउडर बना लेंगे। तो मान लो मैंने दाल ली, ठीक है, दाल मैंने पीस ली, और फिर उसके बाद में हम उसको टेस्ट करेंगे। दाल को हम ऐसे ही उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसके फॉर्म में हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दाल को सबसे पहले मैंने पीस लिया, ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। पीसने के बाद में दाल में हम डालेंगे थोड़ी सी इसमें, और इसके साथ साथ हम लगभग 10 ड्रॉप्स या फिर थोड़ा सा भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, वाटर डाल दिया और इसका एक मिक्सचर बना लिया। जब ये मिक्सचर बन जाएगा ना, तो इसके अंदर हम लगभग 2 ड्रॉप्स इसमें हम डालेंगे कॉपर सल्फेट, और इसके अलावा 10 ड्रॉप्स के लगभग हम इसमें डाल देंगे कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं NaOH। जब ये सोल्यूशन हम इसमें डालेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे, मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद जब इसका जो मिक्सचर है वो बन जाएगा, मिक्सचर थोड़ी देर हम वेट करेंगे, कुछ मिनट्स। अगर थोड़ी देर वेट करने के बाद में इसका जो कलर है वो हो जाता है वायलेट कलर का, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो फूड आइटम है हम ये कह सकते हैं कि उसमें प्रोटीन अवेलेबल है। तो इस तरीके से बहुत ही इजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करना है। तो इजीली हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि उस फूड आइटम में प्रोटीन अवेलेबल है या फिर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फैट की, कि फैट हम कैसे टेस्ट करेंगे। ओके, तो फैट हम लोग किस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, वो सबसे सिंपल होता है फैट को टेस्ट करना। उसके लिए जो भी फूड आइटम है जिसको हमें टेस्ट करना है कि इसमें फैट अवेलेबल है या नहीं है, तो उसको हम लेंगे और हम एक पेपर ले लेंगे। अगर हाँ पेपर आपके पास बटर पेपर एक आता है ना, तो बटर पेपर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर बटर पेपर नहीं मिल पा रहा है, बटर पेपर तो नॉर्मली आपने वैसा वाला ही होता है जो आपने बटर के ऊपर ही जो रैप होकर के आता है, कुछ वैसा ही होता है। तो बटर पेपर ले लो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप नॉर्मल पेपर से भी उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, ये मान लो मेरा एक पेपर है, इस पेपर पे हम फूड रख देंगे, वो जो आइटम है वो रख देंगे, और उसके बाद में उसको बंद कर देंगे, ठीक है। पूरा बंद करने के बाद में अच्छे से हम उसको थोड़ा सा मैश करेंगे इस तरीके से, फिर वापस खोलेंगे। खोलने के बाद में हम वो जो फूड आइटम है उसको हटा देंगे। फिर उसके बाद में हम पेपर देखेंगे कि अगर हमारा जो पेपर है उसमें कुछ ऐसे पैचेस से बन गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है
कि उसमें फैट अवेलेबल है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो पैचेस कुछ और नहीं हो, उसके अंदर जो पानी होता है, हर फूड के अंदर थोड़ा बहुत तो लिक्विड होता ही है ना, वाटर होता ही है, तो हो सकता है वो पानी की वजह से बने हो, उसमें फैट ना हो। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए हम लोग धूप में रख देंगे, सुखा देंगे। अगर वो पानी हुआ, वो वाटर हुआ, तो क्या होगा, वो सूख जाएगा। और अगर वो वाटर नहीं हुआ तो कुछ इस टाइप से एक पैचेस से बन जाएंगे जहाँ पर भी हमने फूड रखा हुआ है। आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी आप लोग कुछ पेपर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल गिर गया, ऑयल गिर जाता है, घी गिर जाता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा जहाँ पर भी वो घी गिर गया या फिर जहाँ पर भी ऑयल गिर जाता है, वहां पर ऐसा कुछ ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट तो नहीं बोलेंगे, बट ट्रांसलूसेंट हल्का हल्का सा आर पार दिखाई देने लगता है उस पेपर में। तो वो क्या होता है, फैट होता है। वो फैट की वजह से ही हो सकता है, वो वाटर की वजह से नहीं हो सकता। तो इससे हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फूड में फैट अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे टेस्ट, हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं वो क्या होती हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, और भी जो बहुत कुछ उसमें बचा हुआ है वो सारा हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अभी हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना है। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।